एक्स दिया गया फंक्शन, उसको वाई मैप करना है, तो एक्स के कंपैरिजन में वाई कितना चेंज हो रहा है उसको हमने डेरिवेटिव कहा था, राइट। एंड वो हमने कैलकुलेट किया था किस तरीके से कर सकते हैं, एंड अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम डी वाई बाई डी एक्स कुछ इस तरीके से उसे लिखते हैं, राइट। देन वी सॉ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? व्हेन देयर आर मोर देन टू वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे एक्स एंड वाई है, राइट। तो जेड की वैल्यू ओनली एक्स से चेंज नहीं होती, उसके साथ साथ वाई से भी चेंज होगी। इसलिए हम क्या चाहते हैं, जब इस तरीके से एक वेरिएबल का कितना इंपैक्ट है, एक्स का जेड के ऊपर कितना इंपैक्ट है या फिर वाई का जेड के ऊपर कितना इंपैक्ट है, वो कैलकुलेट करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देन वी सॉ चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? जहां पे आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, बट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए कंपोजिट फंक्शन है, जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 2a प्लस बी सी है, राइट। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि y पे a b एंड c इंपैक्ट कर रहे हैं, बट डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंपैक्ट इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट इंपैक्ट कैलकुलेट करने के लिए चेन रूल होता है। एंड चेन रूल क्या, चेन रूल में कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी इंटरमीडिएट इंपैक्ट है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, y के ऊपर v इन्फ्लुएंस डाल रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, v के ऊपर u कर रहा है, u के ऊपर c कर रहा है, तो हमने इनके बीच का जो भी डेरिवेटिव आता है इन सबका मल्टीप्लीकेशन लिया, दैट इज व्हाट चेन रूल इज, राइट। तो हमने चेन रूल देखा। देन जब भी आपका न्यूरल नेटवर्क है वो वर्क होने से पहले एक फॉर्मूला देखा था वेट अपडेशन का। क्या है वेट अपडेशन का फॉर्मूला? यस, डब्ल्यू न्यू इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस रेट डेल्टा या जे बाय डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या है? डेल्टा जे बाय डेल्टा डब्ल्यू। एरर, राइट। मीन्स हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू में चेंज होने से एरर में कितना चेंज हो रहा है, एंड उससे क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये जो वोल्ट की वैल्यू है कम करनी है या ज्यादा करनी है। तो ये एग्जैक्टली कैसे होता है वहां पे हमने देखा था, राइट। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट। वाई ग्रेडियंट डिसेंट? ग्रेडियंट मतलब क्या है? डेरिवेटिव विथ डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं एंड उसका डायरेक्शन भी देख रहे हैं। हमें इस डायरेक्शन में जब डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा, या फिर इस साइड पे स्लोप पॉजिटिव होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो मिनिमम पॉइंट है वो फाइंड आउट करने के लिए डिसेंट कर रहे हैं। डिसेंट मतलब नीचे आना, राइट। तो नीचे आ रहे हैं, तो उसी को हमने कहा था ग्रेडियंट डिसेंट, जहां पे ग्रेडियंट का यूज करके हम डिसेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने अभी तक देखा है। एंड देन उसके ऊपर भी कुछ और फ्यू मोर थिंग्स देखे थे हमने, जैसे हर एक न्यूरॉन कैसे वर्क होता है, राइट। तो न्यूरल नेटवर्क एग्जैक्टली क्या करने का ट्राई कर रहा है? जो भी ह्यूमन ब्रेन है उसकी कैपेबिलिटी को मिमिक करना चाहता है, राइट। तो कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता है, उसके पास जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स वगैरह है, वो फायर होते हैं, जो भी कुछ उसमें प्रोसेस होते हैं, ऐसा कुछ कैपेबिलिटी कंप्यूटर के पास नहीं है। कंप्यूटर में क्या एबिलिटी है? वो कैलकुलेशन कर सकता है। तो ओनली बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन हम ह्यूमन ब्रेन की कैपेबिलिटी को मिमिक करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड ये कुछ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क भी देखे थे, ANN, CNN, RNN, राइट। तो जहां पे टैबुलर या फिर स्ट्रक्चर डेटा है, ANN यूज करेंगे, विजुअल डेटा है, CNN यूज करेंगे, सीक्वेंशियल डेटा है, तो वहां पे हम RNN यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन ये सारी चीजें देखने के बाद हर एक न्यूरॉन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है वो हम देख रहे थे। तो एवरी न्यूरॉन में क्या होता है, दो चीजें हो रही है या फिर दो फंक्शंस कैलकुलेट होते हैं। फर्स्ट समेशन, सेकंड एक्टिवेशन। तो क्या होता है ये समेशन एंड एक्टिवेशन फंक्शन? यस, व्हाट इज समेशन एंड व्हाट इज एक्टिवेशन? डॉट प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट अगेन क्या बोल सकते हैं? sum of input along with the weights plus bias. एग्जैक्टली, राइट। तो क्या होता है, जो भी इनपुट है, राइट, उस इनपुट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन सबके एडिशन करते प्लस बायस। तो ये हो गया आपका समेशन फंक्शन, जिसमें इनपुट मल्टीप्लाई विथ इट्स रिस्पेक्टिव वेट प्लस बायस, इन सबकी जब एडिशन लेते दैट इज समेशन फंक्शन। एंड देन एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है एंड व्हाई वी नीड इट? टू ऐड नॉन लिनियरिटी। यस, सिंपली क्या हो रहा है, जो आपका ये समेशन फंक्शन है ये सिर्फ लीनियर फीचर्स कैप्चर कर पाता है, तो नॉन लीनियरिटी ऐड करने के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन को देख रहे थे। एंड यहाँ पे हमने देखा था एक न्यूरल नेटवर्क में क्या, एक हर एक न्यूरॉन में ये दो चीजें हो रही है, समेशन फंक्शन
एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट होता है, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जैसे सिग्मोइड, टैनएच एग्जिस्ट करते हैं, तो कौन सा एक्टिवेशन कब यूज करना है वो भी देखा था हमने। क्लासिफिकेशन के लिए अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है आउटपुट लेयर में सिग्मोइड, मल्टी क्लास है शॉर्ट मैक्स, रिग्रेशन के लिए लीनियर, एंड हिडन लेयर में क्या यूज करेंगे, ऑर्डर भी नॉन लीनियर यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रीफर्ड इज रेलू। तो आप क्या है, आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्टली रेलू यूज कर सकते हैं। देन लेयर्स वगैरह देखा था, 3 टाइप ऑफ लेयर होते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। तो अभी और थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखने का ट्राई करते हैं, जिसमें फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, मतलब होल न्यूरल नेटवर्क एंड टू एंड किस तरीके से लर्न कर रहा है वो हम देखेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो भी ऑप्टिमाइजर होते हैं या फिर कॉस्ट फंक्शन होता है, ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, आज ही एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर आपका एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो सर आई डू हैव टू डाउट्स एक्चुअली, टू यस क्वेश्चन। बोलिए। वो आप डायग्राम पे जाओगे क्या, जो नोटबुक पे आपने निकाला था? जस्ट अ मिनट, या विच डायग्राम? ये नहीं, जो अपना रफ वर्क था। ओके, दिस वन। हाँ, तो यहाँ पे एक तो ग्रेडियंट डिसेंट के रिलेटेड है और एक वो स्लोप के रिलेटेड है। अभी ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, ये लर्निंग स्टेप के हिसाब से हम लोग मिनिमा फाइंड आउट करने की तरफ जाते हैं, राइट? राइट। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट को कैसे पता चलता है, मतलब हाउ हाउ इट नोज वेयर टू स्टॉप एक्चुअली, व्हिच इज एग्जैक्टली द मिनिमा। तो वो क्या वो कैसे स्टॉप हो जाएगा वहां पे जाके? एग्जैक्टली उसे पता नहीं है कि मिनिमम कहाँ पे है, करेक्ट। राइट। तो क्या होता है, वो चेक करेगा विथ मल्टीपल एग्जांपल्स, ठीक है, मल्टीपल वेट वैल्यू। सो उसने कंसिडर जस्ट एग्जांपल के लिए 10 वेट की वैल्यू ट्राई की है, तो आउट ऑफ दो 10 मिनिमम एरर कहाँ पे आ रहा है, उसे वो मिनिमा कंसिडर करेगा। मे बी हो सकता है आउट ऑफ दो 10 यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए, तो यही मिनिमा कंसिडर करेगा एक्चुअली। इसीलिए हमने कहा था जो न्यूरल नेटवर्क है ये क्या है, यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेटर। हाँ करेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे आपने बोला ना कि ये मतलब इधर साइड होगा, ठीक है, लेकिन मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जब तक एरर 0 हो जाए तब तक ये ट्राई करता रहेगा, या फिर उसको भी कंप्यूटेशन का हम लोग कुछ लिमिट देंगे? नो, सो जब तक 0 एरर होता है तब तक ट्राई नहीं करता। ये ऐसे पॉसिबल नहीं कि एरर 0 ही आ जाए, क्योंकि अगर रियल लाइफ में देखेंगे तो हम कभी भी कहीं पे भी सारे घर की प्राइस एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो क्या होगा, मिनी 0 एरर कभी भी नहीं होता है, तो वो मिनिमम एरर लाने का ट्राई करता है। मिनिमम एरर जो भी आपने डेटा दिया है उस डेटा में क्या आ सकती है वो फाइंड आउट करता है, नॉट 0, ठीक है। तो वो लेकिन value try कर रहा है, वो स्टॉप कहाँ पे करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली कि कौन सा मिनिमम। ठीक है। उसने पहले वेट की वैल्यू कंसिडर 100 ली, ठीक है, देन अपडेट होते 200 हुई, देन 250 हुई, इस तरीके से उसने 100 वैल्यूज ट्राई की है, ठीक है। तो जिस भी वैल्यू के लिए आउट ऑफ दोज 100 वैल्यू आपको मिनिमम एरर मिल रही है। हाँ करेक्ट। अभी अभी आपने बोला ना 100 वैल्यूज ट्राई की है, तो ये 100 वैल्यूज जो आपने बोला ना कि ये लिमिट हम लोग प्रोवाइड करते हैं या खुद से डिसाइड करते हो? ये खुद से डिसाइड करता है, जो भी आपका डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंगली होगा वो। अगर डेटा आपने 10 पॉइंट्स दे है, 20 पॉइंट्स दे है, कितना डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंगली क्या करेगा। अगेन हम बैच साइज वगैरह डिसाइड करते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो बैच साइज कंसिडर आपने किया है, मतलब अभी के लिए ऐसे कंसिडर करते हैं 10 डेटा पॉइंट्स है, तो क्या होगा 10 डेटा पॉइंट्स। आप क्या कर रहे हैं, ये डेटा पॉइंट के बाद वेट को अपडेट करें, तो कितने वेट होंगे, 10 अच्छा होंगे। ओके, तो वो इनपुट साइज के ऊपर वो डिसाइड करेगा। यस राइट। ओके ओके। देन उसमें बैच साइज वगैरह भी होता है, वो इम्पैक्ट करेगा, वो हम आगे देखेंगे। बट क्या होता है, जितना आपका डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होता है कि कितने वेट को चेक करने वाला है। ओके ठीक है। और वो स्लोप स्लोप का जो बताया था ना, वो स्लोप की डायग्राम ले जाओगे एक बार? ये है ना स्लोप डायग्राम? नहीं वो वाला नहीं, वो लीनियर स्लोप का। हाँ यहाँ पे अभी ये जो स्लोप है ना, ये लीनियर है, y इज इक्वल टू 2x। तो आपने और एक स्लोप निकाला था, मतलब ये थोड़ा सा x की तरफ इंक्लाइन था। ये वाला? ये नहीं उसी डायग्राम में निकाला था आपने वो ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो ये स्लोप इस तरह से होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, कैसा होगा? हाँ करेक्ट। तो ये कैसे डिसाइड होता है? मतलब ये जस्ट
एक आपके पास एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हम लेंगे, y इक्वल टू 2x है, ठीक है। इसका हाँ मतलब क्या है, हम x की वैल्यू के लिए प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 1 होगा तो y कितना होना चाहिए, 2। हाँ, हुआ है, करेक्ट। 1 एंड 2 जहां पे है, x का 1 एंड y का 2 जहां पे है, वहां पे एक पॉइंट लेंगे, देन 2 के लिए 3 के लिए करते हैं, तो ये पॉइंट जहां पे हम कनेक्ट करते हैं तो वो लाइन बन जाएगी। ओके। तो हाँ, वो तो लाइन, ये ये जो होता है ना, अभी आपने आपने बोला कि कौन सा भी फंक्शन है, तो ये फंक्शन मतलब ये कैसे रहता है, मतलब ये कौन, मतलब कहाँ से आता है वो फंक्शन? तो ये जस्ट हमने रैंडमली कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे फंक्शन का कोई ये नहीं है, मैंने जस्ट एक रैंडमली फंक्शन लिया है टू अंडरस्टैंड दिस। तो जब हम न्यूरल नेटवर्क देखेंगे तो जनरली हम यूज करते हैं मीन स्क्वेयर एरर, ठीक है, एमएससी कहा जाता है उसे। तो एमएससी मतलब क्या होगा, मीन स्क्वेयर एरर। तो ऐसा कुछ फंक्शन होगा जो एरर होगी, ऑलवेज जो भी उसका ये आ रहा है तो उसका स्क्वेयर लेते हैं हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ऐसा कुछ रहेगा। मतलब उसका जो फंक्शन रहेगा आप इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, तो उसका प्लॉट कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये इस टाइप के कुछ फंक्शन है, जो भी आपके कॉस्ट फंक्शन या फिर लॉस फंक्शन हम यूज करेंगे उनको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये अपन बेस्ट फिट लाइन की तरफ उसको कंसिडर कर सकते हैं क्या? नो नो, नॉट लाइक बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन जस्ट एक सिंगल लाइन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है आप प्लॉट कैसे करोगे, यहाँ पे होगा, सो जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिंक करा मतलब था। सिंपल क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो एंगल रहता है ना उस लोग का, हाँ, वो वो कैसे कैसे डिसाइड डिसाइड होता हो है? रहा है, यस, करेक्ट। वो डिसाइड कैसे हो रहा है, हम प्लॉट करने वाले हैं वेट वर्सेस एरर, ठीक है। ओके ओके। तो ये वेट वर्सेस एरर कैसे प्लॉट करेंगे, हमने वेट 1 कंसिडर किया है तो एरर कितना आ रहा है, 2 कंसिडर किया है तो एरर कितना आ रहा है। तो इन सारी वैल्यूज को इस तरीके से जब प्लॉट करते हैं तो ये फंक्शन बनेगा। ओके ओके, गॉट इट। हाँ, तो ये मतलब हमने डिसाइड नहीं किया, एंड ये क्या होगा, अगर हम एम एस ई यूज करें, मीन स्क्वेयर एरर, तो मीन स्क्वेयर एरर में क्या होता है, वो स्क्वेयर का जैसे फंक्शन होता है उस तरीके से दिखता है, तो ऐसे कुछ दिखेगा वो फंक्शन, ठीक है। तो वो एरर वर्सेस वेट, जब हम उनकी वैल्यू को प्लॉट करेंगे तो जो भी लाइन बनेगी उसे हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। ओके ओके, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, क्लियर है ये सब कुछ। ये सब, थैंक्स। एनी अदर क्वेश्चंस? नो फ्रॉम माय साइड। या किसी और को कुछ क्वेश्चंस है? ओके, जस्ट अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे सेम जो हम अभी तक लेते आ रहे थे। कंसिडर आपके पास 3 न्यूरॉन्स है, देन 2 हिडन लेयर्स में न्यूरॉन है, एक फाइनल लेयर है, एंड ये आगे नहीं क्या रहेंगे, फुल्ली कनेक्टेड रहेंगे, ऑलवेज फुल्ली कनेक्टेड ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे हम इस लेयर में, इनपुट, राइट, जो भी आपका इनपुट है। तो कंसिडर ये हम हाउस प्राइस का एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्या हो सकता है, मे बी इट विल बी एरिया, उसे हम बोलेंगे x1। यहाँ पे क्या होगा, मे बी नंबर ऑफ रूम्स होंगे, इसे हम बोलेंगे x2। एंड ये कुछ और है, जैसे क्या लेंगे, एनीथिंग, लोकेशन लेते हैं, ठीक है, इट विल बी x3। तो क्या हो रहा है, जो भी x1 x2 x3 की वैल्यू है वो हम पास करने वाले हैं। ये कहां से मिलेंगे आपको, जो आपका डेटा होगा, राइट। सो हमने लिया था यहाँ पे ऐसे डेटा, टैबुलर फॉर्मेट में डेटा होगा, डेटा में एरिया, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशन, देन उसकी प्राइस क्या है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो ये एग्जैक्टली न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन हमें समझना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम आगे जाएंगे, जो भी एलएलएम्स है, राइट, हमारा मेन पर्पस क्या है, एलएलएम्स को अंडरस्टैंड करना है, उनका यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करना। तो एवरी एलएलएम जब ट्रेन हो रहा है तो उसमें ये बैक प्रोपोगेशन होता है। तो आगे जब हम जाएंगे, जब हम एलएलएम के लिए ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई विल जस्ट से कि यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन से वेट अपडेट हो रहे हैं, तो आपको वहां पे क्लिक होना चाहिए कि बैक प्रोपोगेशन से जब वेट अपडेट होते हैं तो एग्जैक्टली कैसे होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये न्यूरल नेटवर्क की कॉन्सेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी में जाके आपको स्क्रैच से न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, बट जो एडवांस कंसेप्ट है, राइट, जैसे ट्रांसफॉर्मर, एलएलएम्स, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूरल नेटवर्क का बेसिक अगर समझ में आता है तो उसे आप और भी बेटर वे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो होल न्यूरल नेटवर्क है कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये जो वेट है, तो यहाँ पे कौन से वेट रहेंगे, जो भी वेट बोल सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम उसे बोलेंगे W11। तो इसको 1 2 3 ऐसे नेम देते हैं, ये 1 अगेन 2 हो गया, तो ये क्या होगा, W
W12 W21 जो भी है वेट्स है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वेट कैसे इनिशियलाइज होते हैं? यस, रैंडम। रैंडमली। तो स्टार्टिंग में हमने रैंडमली वेट को इनिशियलाइज किया, एंड ये आपकी क्या है? दिस इज योर फर्स्ट लेयर। तो इसको हम L1 बोलेंगे क्योंकि आपकी फर्स्ट लेयर है। एंड यहाँ पे भी एक और लेयर ऐड कर देते हैं, सेकंड लेयर भी ऐड कर देंगे, जिससे और थोड़ा बेटर वे में आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये आपके आउटपुट है, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी हिडन लेयर में L2 लेयर। तो अभी आपको फोकस करना है L1 में। तो L1 में टोटल कितने न्यूरॉन्स है? 2, राइट। तो अभी सिंपली इस न्यूरॉन के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं, ये जो ब्लू ये किया है हमने ब्लू स्कोर, ठीक है। तो इस न्यूरॉन में या फिर एवरी न्यूरॉन में क्या होता है? दो फंक्शन कैलकुलेट होंगे, कौन से? Submission and activation. एंड एक्टिवेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे हम निकालेंगे, ये आपका फर्स्ट लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन है, राइट। इसलिए उसको हम जो भी वैल्यू आएगी Z11 बोलेंगे, मतलब फर्स्ट लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन का समेशन फंक्शन। तो क्या आएगा ये जो भी वैल्यू आएगी? X1 W1, W11 प्लस X2 X2, W21 W12 21 प्लस X3 W31 प्लस B बायस, राइट। B11 बोलेंगे, ये हो गया। देन अगेन क्या होगा? यहाँ पे ये 11 इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी? एक्टिवेशन का जो भी फंक्शन हम यूज करें, रेल यूज करेंगे या फिर कोई भी यूज करें, उसमें Z11 देंगे तो क्या है? ये जो भी वैल्यू आ रही दैट इज A11, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला न्यूरॉन है यहाँ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन Z12 फर्स्ट लेयर का सेकंड न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? X1 W12 प्लस X2 W22 प्लस X3 W32 प्लस B12, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है आपका, ये कैलकुलेट होगा। देन ये 12 भी क्या आएगा? इसमें जो भी एक्टिवेशन है ये Z12 हम पास करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर हमने कैलकुलेट की, अभी सेकंड लेयर पे आपको जाना है, ठीक है। तो सेकंड लेयर यहाँ पे L2 लिखते हैं। तो L2 का जो फर्स्ट न्यूरॉन है दिस वन, Sorry to interrupt you, but Z11 and A11, it is for the first neuron, right? यस, And okay, Right. so similar to for the next, राइट like second neuron. राइट। तो ये जो ब्लू में स्क्वेयर किया है उसकी एक्टिवेशन Yeah. इन्फॉर्मेशन ये ब्लू में है, ये पिंक वाले का पिंक में है। Understand? Yeah. तो अभी हमने लेयर 2 में गए, तो लेयर 2 का ये जो ग्रीन में किया है, तो ये आपका सेकंड लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन है, मतलब 2 1 न्यूरॉन। तो उसके लिए क्या क्या कैलकुलेट होगा? सेम चीज। अभी यहाँ पे इनपुट में क्या जाएगा? A11, A12. राइट। तो ये इसके हर एक न्यूरॉन में क्या होता है, प्रीवियस लेयर का आउटपुट नेक्स्ट लेयर के लिए एज ए इनपुट जाता है। तो इस लेयर का जो आउटपुट है इस लेयर के लिए एज ए इनपुट रहेगा, इस लेयर का जो आउटपुट है नेक्स्ट लेयर के लिए एज ए इनपुट का काम करेगा। सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी वेट है तो उनको हम क्या बोलेंगे? तो सेकंड और फर्स्ट लेयर ऐसा कुछ है, ये क्या है? फर्स्ट लेयर है एंड ये सेकंड लेयर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वेट को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी है, फिर इसको हम V11 बोलेंगे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड ये भी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो इसके वेट को हम V बोलेंगे अभी के लिए। तो क्या होगी वैल्यूज, कैसे आएगी? इस ग्रीन वाले के लिए Z21 इक्वल टू यस A11 V11 सॉरी V12 12 क्यों? ये फर्स्ट से फर्स्ट सॉरी ये सेकंड लेयर है ना हिडन लेयर की, इसलिए हम क्या करेंगे उसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे लेते हैं। देन नेक्स्ट कैसे जाएगा? प्लस प्लस A12 प्लस
V जो भी आ रहा है 2 प्लस B21, ये जो वेट थोड़े से नंबर चेंज हो गए बट अंडरस्टैंड करके लीजिए, जो भी इसके नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसको हम क्या करेंगे, सेम वे में एक्टिवेशन में देंगे, तो ये 21 निकल आएगा, एक्टिवेशन ऑफ Z21। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से जितने भी लेयर है, जितने भी न्यूरॉन है, उनके लिए यही सारी चीजें कैलकुलेट होंगी, आपका एक्टिवेशन, ये सब कुछ। देन हम जाएंगे, तो यहाँ पे इस न्यूरॉन के लिए भी अभी सेम वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे मल्टीपल लेयर होंगी, तो उन लेयर के लिए भी कैसे कैलकुलेट होगा ये सब कुछ, ये समझ में आ रहा है? यस। सर इन हिडन लेयर में मल्टीपल लेयर्स भी हो सकते हैं मीन्स। यस यस यस, बहुत सारी, जैसे हमने जस्ट 2 लेयर्स लिए हैं, तो 3 4 10 20 कितनी भी लेयर्स हो सकती हैं, एंड हर लेयर में कितने भी न्यूरॉन्स हो सकते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे 2 लिए हैं, ठीक है। ओके। यस अभिषेक। Sir, the neuron size is always from descending to ascending order or what? नो नो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कम होने चाहिए, यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए, कैसे भी हो सकते हैं। Yeah. मतलब इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 7 हो सकते हैं, इसमें 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी सिंपली हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका आउटपुट है, आउटपुट लेयर में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला है, A21, एंड यहाँ पे मिला है आपको A21, एंड यहाँ पे A22, राइट। तो यहाँ से आउटपुट लेयर में कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम लेते हैं आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर में क्या होगा, पहले Z ऑफ आउटपुट, मतलब वहां पे भी समेशन कैलकुलेट होगा। तो समेशन कैसे होगा, यहाँ पे जो भी वेट है, राइट, मतलब उनको हम बोलेंगे, ये होगा W आई थिंक 13, एंड ये होगा W23, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके वेट है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, A21 इंटू W13 प्लस A22 इंटू W23, राइट। एंड उसमें हम क्या करेंगे, बायस की वैल्यू को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं A21 इंटू W13 प्लस A22 इंटू W23 प्लस जो भी बायस की वैल्यू है, बायस ऑफ आउटपुट ऐड कर देंगे। एंड फाइनली ये भी क्या होगा, आपका इस लेयर में जाने वाला है, राइट। एक्टिवेशन जो भी होगा, तो उसे हम बोलेंगे सर ए ऑफ आउटपुट, एंड क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन में पास करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ ZO, ठीक है। जो भी एक्टिवेशन आएगा उसकी वैल्यू से ये 1 मिलेगा, एंड देन उससे हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया है, तो यही क्या होता है, आपका Y की प्रिडिक्टेड वैल्यू है, दिस वन। तो हमने क्या किया, जो इनपुट है, इनपुट से आउटपुट प्रिडिक्ट किया, मतलब यहाँ पे आपके न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंगली जो भी उसने वेट को स्टार्टिंग में लिया था, तो अगर एरिया इतना है, नंबर ऑफ रूम इतने, लोकेशन इतने, तो प्राइस इतनी होगी, ये हमने क्या किया है, प्रिडिक्ट किया है, राइट। वो प्रिडिक्शन करेक्ट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, उसमें एरर वगैरह आएगी, वो अभी तक हमारा ये नहीं है। हमने क्या किया, इनपुट से आउटपुट प्रिडिक्ट किया। तो ये जो हुआ है, इनपुट से आउटपुट प्रिडिक्ट करना, ये जो भी कैलकुलेशन हमने अभी तक किए हैं, तो इन सारे कैलकुलेशन को कहा जाता है, दिस इज फॉरवर्ड प्रोपगेशन। तो ये जो होल प्रोसेस है, दिस इज। Sir, those output is for only the regression. What about the classification and the multi-class classification problem? सेम वे में होता है, सेम वे में होता है, जस्ट वहां पे जाके क्या होगा, जो आउटपुट लेयर है, तो वहां पे एक्टिवेशन क्या होता है, जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, सिग्मोइड होता है, राइट। तो सिग्मोइड का आउटपुट क्या होता है, 0 to 1 के बीच में वेरी करेगा। तो 1.5 से नीचे आता है तो ये क्लास ऐसे होता है। तो सिंपली ये जो आउटपुट वैल्यू आ रही है, वाई प्रिडिक्शन, उससे हम क्लास को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। ये जो भी हो रहा है, ये एवरीथिंग विल बी सेम। हमें क्या करना है, ओनली आउटपुट की जो इंटरप्रेट कैसे करना है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज होता है देखते हैं। तो रिग्रेशन में क्या मिलेगा आपको, Only single value will जो भी be. वैल्यू है, राइट। मतलब जैसे हाउस की प्राइस है तो हाउस की प्राइस मिलेगी, एंड हम क्या करते हैं, यही आपका
फाइनल आउटपुट होगा, राइट। तो दूसरा होगा बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम क्या यूज करने वाले हैं? Sigmoid. सिग्मॉइड। Sigmoid. तो सिग्मॉइड Sigmoid. आउटपुट आएगा, इट विल बी वेरीज बिटवीन 0 and 1. 1, 0 to 1। तो हम क्या करते हैं, एक रेंज सेट करते हैं। तो इसका जो 0 to 1 की रेंज है, तो हम क्या करेंगे, अगर जो भी इसकी वैल्यू है 0 to 1 के बीच में 0.1 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, अगर इट इज लेस देन 0.5 तो उसको जीरोथ क्लास जो भी हमने कंसिडर किया है, एंड मोर देन ए होगा तो 1 class. यस, तो क्या होगा, तो उसको 1 क्लास बोलेंगे, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में ऐसे होता है। सिंपली क्या हो रहा है, ये सारी वैल्यू जस्ट जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट से इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया। देन सेम वे में मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास में क्या होता है, जो आपका आउटपुट मिलने वाला है सॉर्टमैक्स यूज होगा। एंड सॉर्टमैक्स क्या करता है, आपके पास कंसिडर 5 क्लासेस है तो 5 प्रोबेबिलिटीज देगा। मतलब ऐसे कुछ दे सकता है 0.1, 0.2, 0.3, कितना हो गया 5, एंड जस्ट 4 क्लास लेते हैं, एंड ये 0.5। तो इन सब के एडिशन करेंगे तो एडिशन कितनी आनी चाहिए, 1. 100। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी देता है। सो आउट ऑफ ऑल दिस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसे मिली है, Class 4. क्लास को। तो ये हमारा क्लास है, तो ऐसे हम प्रिडिक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, सारे प्रोसेस सेम है रिग्रेशन के लिए, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास। जस्ट इंटरप्रिटेशन से हम क्या करेंगे, जो भी आपका आउटपुट है उसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। So, in binary class, we follows the sigmoid function, and there we get the output in the form of probabilistic, राइट, like 0 and 1. And this same thing happen in logistic regression, right? राइट, And there we follows the yes curve. So there we by default set the value 0.1, 0.5 and 0.1. So suppose it is less than 0.5, then it is 0. And no, it is greater than then 0, and it is less than 1. Then how do we decide this threshold, like 0.5 and 0.5, or it is random? रैंडम मींस हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह पढ़ रहे हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक कर्व होता है AUC ROC, Okay. राइट। तो उससे वो डिसाइड करने में हेल्प होता है। बट यहाँ पे आपको वो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मॉडल ही क्या कर रहा है, वो आपको क्या होगा वो डिसाइड करके देगा। मींस जो भी वैल्यू है बेटर प्रिडिक्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंगली वेट अपडेट कर रहा है। तो वहां पे आपको वो थ्रेशोल्ड सेट करने की जरूरत नहीं है न्यूरल नेटवर्क में। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ये UC ROC कर्व होता है, उस कर्व को प्लॉट करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेस्ट थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या है। बट एग्जाम्पल के लिए ये बोल सकते हैं ना कि 0.5 है, like 0.5 less than, then it is 0. राइट, Okay, okay, got it. सर सिग्मॉइड हमेशा एक ही क्लास की प्रोबेबिलिटी देता है ना कि राइट, राइट, एक ही क्लास की देता है। मतलब वो 1 क्लास कितना Obviously, प्रोबेबिलिटी देता है, राइट। तो अगर उसकी कम प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्लास होने की, मतलब दूसरा क्लास होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 0 के पास प्रोबेबिलिटी आ रही है तो दूसरा क्लास होगा, जो भी होगा ऐसे कंसिडर करते हैं। और इसका थ्रेशोल्ड हमेशा 0.5 कंसीडर होता है कैसे? हाँ, न्यूरल नेटवर्क में यस, ठीक है। ऑलराइट, तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हमने क्या किया है, जो आपका इनपुट है, इनपुट से आउटपुट प्रिडिक्ट किया। यहां तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप आती है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको आउटपुट मिला है उस आउटपुट से आपको एरर कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एरर कैलकुलेट करते हैं, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग एरर आपको ये वेट में चेंजेस करना है। ये वेट जितने भी वेट हैं, राइट, यहाँ पे कितने वेट हैं, तो यहाँ पे 3 × 2 कितने टोटल 6 वेट है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, मतलब अराउंड 12 वेट है। तो आपको ये सारे वेट्स को अपडेट करना है। तो हम क्या चेक करेंगे, एवरी वेट आउटपुट को कितना इंपैक्ट कर रहा है, ये W11 कितना इंपैक्ट कर रहा है, W12 कितना इंपैक्ट कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली सारे वेट की वैल्यू को आपको अपडेट करना है, ठीक है। सो इन वेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला है, यस, 10 to the max division.
यस, W न्यू इक्वल टू W old minus learning W rate ओल्ड माइनस लर्निंग learning रेट rate, इनटू derivative of डेरिवेटिव ऑफ एरर विथ रिस्पेक्ट टू with respect to W, जो भी आप W यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो आपकी एरर आ रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एरर को हम J बोलेंगे या फिर जो भी आपका लॉस है, ठीक है। तो आपका जो लॉस है इसे है, ठीक है, ये जो लॉस है किसके ऊपर डिपेंड है? दो चीजों के ऊपर। एक आपका Y एक्चुअल, Y एक्चुअल मतलब whatever exact value. Y की करेक्ट वैल्यू क्या है, एंड Correct दूसरा value. Y प्रिडिक्टेड। ये क्लियर है? तो Y एक्चुअल में हम चेंजेस कर सकते हैं क्या? Y एक्चुअल तो सेम ही रहेगा, हमें चेंज करना है Y प्रिडिक्टेड में। अगर लॉस को कम करना है तो Y प्रिडिक्टेड में। तो Y प्रिडिक्टेड किसके ऊपर डिपेंड है? हम यहाँ पे number of features. Y प्रिडिक्टेड हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम इस ये जीरो, एंड ये जीरो कैसे कैलकुलेट हुआ है? Z0 से, एंड Z0 इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। कौन से फैक्टर है? इन सबको हम लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट ये 2 1, ओके, देन W13, देन ये 2 2, देन W23 W23, एंड जो भी by बायस की वैल्यू है, बायस ऑफ आउटपुट, ठीक है, इतने के ऊपर डिपेंड है। देन अगर A21 देखेंगे हम, A2 किसके ऊपर डिपेंड है? A21 कहां से मिला है आपको? फ्रॉम हियर, राइट, Z1. एंड ये किसके ऊपर डिपेंड है? Z21 पे A11, ये जो भी वेट है ये सारी वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये एकदम ये जितने भी वेट है इन सब तक पहुंच जाएगा क्या? ऐसे जब हम करेंगे तो सो ये जैसे ये 21 क्या है? ये 11 के ऊपर डिपेंड है। ये 11 क्या है? अगर हम ये 11 देखेंगे तो ये 1 किसके ऊपर डिपेंड है? यहाँ पे W11 W21, राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं W11 के ऊपर ये डिपेंड है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम? सारे वेट का डिपेंडेंसी ये जो भी है वो करके लेंगे, एंड देन अभी आपको क्या करना है? अभी जस्ट एक किसी वेट को कंसिडर करते हैं, फॉर दिस W11 को कंसिडर करेंगे। तो W11 कैसे इंपैक्ट डाल रहा है? W11 इंपैक्ट डाल रहा है ऑन A11, राइट। W11 से A11 चेंज हो रहा है, A11 से यहाँ पे A21 चेंज हो रहा है, A21 से आपका Z0. Y प्रिडिक्शन चेंज हो रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से आपने मैप आउट किया। तो हम W1 का J के ऊपर कितना इंपैक्ट है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? डेल्टा J ऑफ डेल्टा W11, मतलब डेल्टा W11 J के ऊपर कितना इंपैक्ट डाल रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम? यूजिंग कौन सा रूल यूज होगा यहाँ पे? चेन रूल। चेन रूल, क्योंकि डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, राइट। तो इंपैक्ट कैसे हो रहा है? इंपैक्ट की चेन अगर देखेंगे तो J Y प्रिडिक्टेड के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, देन Y प्रिडिक्टेड के ऊपर ये इंपैक्ट कर रहा है, इसके ऊपर ये कर रहा है, इसके ऊपर ये कर रहा है। तो ये क्या आएगा? कैसे आएगा? डेल्टा J डिवाइडेड बाय Y predicted. Y प्रिडिक्टेड, YP लिखते हैं, देन इनटू Then delta Y predicted divided Y by predicted. delta A1 डेल्टा A21 21 इनटू and delta A21 divided by delta A11 डेल्टा, यहाँ पे लिखा डेल्टा A21 डिवाइडेड बाय डेल्टा divided by A11 A11 इनटू delta डेल्टा A11 divided by A11 delta W21. W11, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पे इस फंक्शन में डालेंगे तो आपको W11 की न्यू वैल्यू मिलेगी क्या? यस। Yeah. Yes. तो यहाँ पे हम W11 की न्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, न्यू W11 मिल जाएगा। तो उसी तरीके से जितने भी आपके पास बायसेस है, जैसे यहाँ पे ये बायसेस की भी वैल्यू है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं? सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा J डिवाइडेड बाय डेल्टा B बायस। तो जितने भी यहाँ पे वेट एंड बायसेस की वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगे? अपडेट होंगे। समझ में आ रहा है?
तो पहले हमने क्या किया था, इनपुट से आउटपुट की तरफ गए थे, बट अभी क्या कर रहे हैं हम, जो आपका आउटपुट है, आउटपुट से हम ऐसे बैकवर्ड जा रहे हैं क्या, वेट को इम्पैक्ट कैलकुलेट करते करते एंड उसको अपडेट कर रहे हैं, Yes. राइट। तो जब हम ये वेट अपडेट कर रहे हैं व्हाइल गोइंग बैकवर्ड, उसे कहा जाता है बैक प्रोपोगेशन या फिर बैकवर्ड प्रोपोगेशन। समझ में आ रहा है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या है एंड ये हो गया बैक प्रोपोगेशन, बैकवर्ड या फिर बैक प्रोपोगेशन कहा जाता है उसे, प्रोपोगेशन। तो बैक प्रोपोगेशन में हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम आउटपुट वेट को अपडेट करने के लिए जो डेरिवेटिव है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बैक प्रोपोगेशन क्या है एंड उससे वेट कैसे अपडेट हो रहे हैं, ये क्लियर है क्या? क्योंकि आगे एवरीवेयर जो भी आप आर्किटेक्चर देखेंगे, राइट, हम आगे जाके RNN LSTM वो तो छोड़ दीजिए, इवन जितने भी LLM है, GPT, जेमिनी, क्लॉड, सबका ट्रेनिंग जो हुआ है इसी तरीके से हुआ है, इसी तरीके से वेट अपडेट करके हुआ है बैक प्रोपोगेशन से। तो ये बैक प्रोपोगेशन क्या है एंड उससे वेट कैसे अपडेट हो रहे हैं, सिंपली इतना अगर आपको समझ में आ रहा है, न्यूरल नेटवर्क में बाकी कुछ भी नहीं समझ में आता, दैट इज सफिशिएंट। ये क्लियर है? यस। व्हाट इज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन? सर एक बैकवर्ड प्रोपोगेशन में कितने इटरेशन रहेंगे, मतलब अगर अभी अपने आपने जो एक इटरेशन बताया ना, ये W11 के लिए कितने टाइम्स अपडेट हो गए वेट? नहीं, सिंगल इटरेशन में सारे वेट्स अपडेट होंगे या फिर खाली W11 का ही अपडेट होगा? सारे वेट अपडेट होंगे, सिंगल इटरेशन में सारे वेट अपडेट होंगे। तो ऐसे मल्टीपल इटरेशंस रहेंगे, राइट? यस यस। ओके, और इसका लर्निंग रेट वो हम देंगे या फिर वो भी डिसाइड हो हम जाएगा? देखते हैं, लर्निंग रेट हम डिसाइड करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। सो जस्ट इसकी जो भी थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो क्या देखा हमने, जो न्यूरल नेटवर्क है कैसे वर्क कर रहा है, हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। इस बोलिए, किसी कुछ क्वेश्चन है? सर फीड फॉरवर्ड और फॉरवर्ड रिग्रेशन सेम है क्या? नो, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में मीन्स क्या होता है, जो हमने अभी तक देखा, ये जो ANN देख रहे हैं ना, ANN को फीड फॉरवर्ड भी कहा जाता है। वाई फीड फॉरवर्ड? क्योंकि जो इनपुट है यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनपुट फीड होता जा रहा है, राइट। बट कुछ वहां पे कुछ ऐसे भी नेटवर्क है जैसे RNN है, RNN में ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फीड नहीं होता, वो यहाँ से फिर से बैकवर्ड में आता है, इसलिए उसको फीड फॉरवर्ड नहीं कहा जा सकता। फीड फॉरवर्ड मीन्स क्या, जो एक ही डायरेक्शन में से फॉरवर्ड होते जा रहा है। ओके, न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो भी आपका इनपुट है वो इनपुट लेयर में पास होंगे, राइट। इनपुट्स आर पास्ड टू द इनपुट लेयर, ऑल राइट। देन उसके बाद क्या होगा, वेट। अभी आपके पास वेट है क्या स्टार्टिंग में, जब आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं? नो। तो कैसे लेंगे वो वेट? रैंडमली, ठीक है, रैंडमली असाइन वेट्स एंड बायसेस की जो भी वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, वेट एंड बायसेस की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। जितने भी वेट एंड बायसेस है स्टार्टिंग में रैंडमली इनिशियलाइज होती है। देन आफ्टर दैट क्या होगा, मल्टीप्लाई इनपुट विथ इट रिस्पेक्टिव वेट एंड ऐड देम, उसे क्या बोल रहे थे हम, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इनपुट विथ इट्स रिस्पेक्टिव वेट एंड ऐड देम एंड आल्सो ऐड बायस। सो इसे क्या कहा था हमने, सर ये बायस आउटपुट वैल्यू जीरो इनपुट पे भी वैल्यू जनरेट करेगा? जीरो इनपुट मीन्स कोई भी अगर इनपुट वैल्यू नहीं रहती है हाँ हाँ, तो ये आउटपुट जनरेट करेगा क्या बायस वैल्यू? नो नो, अगर इनपुट वैल्यू नहीं है तो ये न्यूरल नेटवर्क ये कैलकुलेशन ही नहीं होंगे, राइट। ठीक है, मतलब अगर जीरो एज अ एरिया आप जीरो पास कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन होंगे जीरो वैल्यू को कंसिडर करके। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसे कहा था हमने समेशन।
दिस इज समेशन। देन आफ्टर दैट क्या होता है, ये जो भी समेशन की वैल्यू आ रही है कहाँ पे पास करेंगे, Activation function. एक्टिवेट, ठीक है। वैल्यू ऑफ समेशन इज पास टू एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। एंड ये क्या होगा, उस न्यूरॉन का, पर्टिकुलर न्यूरॉन का आउटपुट होगा। एंड देन क्या होता है, जो भी प्रीवियस लेयर है, प्रीवियस लेयर के सारे आउटपुट नेक्स्ट लेयर के लिए एज ए इनपुट का काम करेंगे, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट्स ऑफ प्रीवियस लेयर्स कैसे एक्ट करेंगे, विल एक्ट एज इनपुट टू नेक्स्ट लेयर, ठीक है। एंड देन फाइनल लेयर में या फिर आउटपुट लेयर में क्या होगा, ये सारे कैलकुलेशन होंगे। फाइनल आउटपुट इज कैलकुलेटेड इन आउटपुट लेयर, ठीक है। आउटपुट लेयर में ये सारे कैलकुलेशन हमने कैलकुलेट किए। एंड इसे हमने क्या कहा था, ये जो होल थिंग है, Forward propagation. so this is your forward propagation. And sir, back propagation में भी same steps. नो, बैक प्रोपगेशन में ये सेम स्टेप नहीं होती। अभी हमें वेट को अपडेट करना है, तो जो डेरिवेटिव है वो कैलकुलेट करना है। तो उसमें क्या होगा, ठीक है। फाइनल आउटपुट हो गया आपका, सॉरी 4 और 5, यहाँ पे 6 आना चाहिए, ये 6 स्टेप। देन 7th स्टेप लिखेंगे। 7th स्टेप क्या होगी, लॉस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, The input is output for calculating the loss. यस, लॉस इज कैलकुलेटेड। एंड कैसे हो रहा है, यूजिंग, क्या यूज करेंगे, एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है। एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज का यूज करके लॉस कैलकुलेट करेंगे। देन आफ्टर दैट वेट एंड बायसेस की वैल्यू क्या है, हम उसको एडजस्ट करेंगे। वेट्स एंड बायसेस वैल्यूज आर एडजस्टेड, ठीक है। ये कैसे एडजस्ट हो रही है, टू मिनिमाइज लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो सारी स्टेप्स हैं, तो देन क्या होगा, फाइनली आफ्टर एडजस्टिंग वेट, जो थर्ड स्टेप है, मतलब मल्टीप्लाई इनपुट एंड वेट, तो थर्ड से लेके 8 स्टेप तक, मतलब न्यू वेट अभी आपको मिल गया, राइट। तो न्यू वेट के लिए आगे आप क्या करेंगे, जो आपका नया डेटा पॉइंट है वो पास करेंगे। देन मल्टीप्लाई इनपुट विद रिस्पेक्टिव वेट, ऐड बायस, सारी चीजें रिपीट होंगी, आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। देन उस न्यू आउटपुट के लिए लॉस कैलकुलेट होगा, राइट। तो ये सारी स्टेप क्या होती है, रिपीट होती है। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर एडजस्टिंग वेट्स क्या होगा, स्टेप्स 3 to 8 आर रिपीटेड, ठीक है। एंड ये रिपीट होती रहती है जब तक आपके डेटा पॉइंट्स है या फिर लॉस आपको मिनिमम नहीं मिलता। क्लियर है ये, इस तरीके से क्या हो रहा है, न्यूरल नेटवर्क वर्क कर रहा है। ऑलराइट, ये क्लियर है। एंड वेट कैसे एडजस्ट हो रहा है, ये जो वेट एडजस्ट बोल रहे हैं हम, हाउ वेट्स आर एडजस्टेड, सिंपल जो हमने यस्टरडे लिखा था इसे कहा जाता है ग्रेडियंट डिसेंट। तो जस्ट फॉर्मूला में कॉपी पेस्ट कर लेता हूं जो हमने यस्टरडे लिखा था। कैसे अपडेट हो रहे वेट, जो आप फॉर्मूला है W इस फॉर्मूला से W न्यू इक्वल टू W ओल्ड इंटू लर्निंग रेट एंड डेल्टा J बाय डेल्टा W। तो यहाँ पे ये जो DJ और DW है ये ग्रेडियंट है, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, ये कल लिखा था। तो ये क्या है आपका ग्रेडियंट। इसे ग्रेडियंट क्यों कहा जाता है, ग्रेडियंट मतलब क्या है, Decreases. Derivative reduction. यस। तो हमने देखा था पहले स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन का कितना इंक्लाइनेशन है, राइट। बट अगर वो लाइन स्ट्रेट नहीं है तो उस लाइन का स्लोप एवरी पॉइंट पे चेंज होगा। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट स्लोप हमने क्या कहा था उसे, डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव कोई भी डायरेक्शन कंसिडर नहीं होते हैं। अगर डेरिवेटिव को डायरेक्शन कंसिडर हो रही है तो उसे कहा जाता है ग्रेडियंट। तो स्लोप, डेरिवेटिव, ग्रेडियंट सेम थिंग है, जस्ट विथ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां से इस डेरिवेटिव से क्या है, तो ये ग्रेडियंट मतलब क्या है, हम उसे बोलेंगे डेरिवेटिव विथ डायरेक्शन। एंड इसीलिए ये जो एल्गोरिदम है वेट अपडेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, इसे कहा जाता है ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब ये तो क्या है हमने समझ लिया। देन डिसेंट मतलब क्या होता है, डिसेंट का इन जनरल इंग्लिश मीनिंग क्या है, मूविंग डाउनवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मूव डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स मिनिमा। एंड सेम वे में ये जो न्यू वेट हो रहे हैं, जो आपका बायसेस की वैल्यू है वो भी सेम वे में अपडेट होते हैं। न्यू बायसेस इक्वल टू बायस ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डेल्टा जी ऑफ डेल्टा बी। ठीक है, Sir, here for updating the learning rate, is there any grid search or randomized search Yes, kind of thing yes, for calculating the learning rate? यस होता है। यहाँ पे भी हम आप ट्यून कर सकते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, बट उसके लिए जो आपकी मशीन लर्निंग की मेथड्स है ग्रिड सर्च से भी वो यूज नहीं होती। उसके लिए एडवांस लाइब्रेरी है, केरास ट्यूनर या फिर ऑप्चुना जो लाइब्रेरीज है उनका यूज किया जाता है। ओके, तो केरास ट्यूनर के नोट्स में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, उसके थ्रू आप उसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से इनको हम इन सारी चीजों को हम So अपडेट करें। those libraries are like helpful to calculate the exact learning rate based on the searching. यस, नॉट एग्जैक्ट, बेस्ड बोल सकते हैं। करंट डेटा के अकॉर्डिंग बेस्ड वेट क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। But in general, in the company or anywhere, if we are doing यस, project like that, so we are manually enter the learning rate or we are passing हाइपर the पैरामीटर parameter. हाइपर पैरामीटर ट्यून करते हैं यूजिंग दोज केरास ट्यूनर या फिर ऑप्शनल लाइब्रेरीज। Okay. ठीक है, Sir, is Yes. forward propagation and forward regression the same thing? फॉरवर्ड रिग्रेशन मतलब आई थिंक सेम थिंग ही है। फॉरवर्ड रिग्रेशन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। Sir, But I आपने think- इधर लिखा था वेयर in यहाँ पे? that diagram, yeah. नॉट फॉर ओके, नॉट फॉरवर्ड रिग्रेशन, सॉरी फॉरवर्ड प्रोपोगेशन है ये, इसके इसमें हमने लिखा होगा नॉट रिग्रेशन, इट इज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन ओनली। Okay, sir. यस, ऑल राइट। ठीक है, तो अब ये सब कुछ हमने समझ लिया। तो जो वेट यूज हो रहा है उसे हमने कहा था ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट मतलब क्या होता है, मूविंग डाउनवर्ड टू द मिनिमम। तो इस ग्रेडियंट डिसेंट के कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, पहले वो वेरिएंट्स समझ लेते हैं। वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट का मेन पर्पस क्या है, पहले हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, राइट, जो भी आपका लॉस आ रहा है, देन उसके बाद वेट को अपडेट करना है, राइट। तो ये जो वेरिएंट्स है ये बिल्ड हुए कि आप लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके मेनली 3 वेरिएंट्स है। फर्स्ट वन इज अ बैच ग्रेडियंट डिसेंट, सेकंड वन इज अ स्टोचैस्टिक एंड मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, कंसिडर आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, कितने, यहाँ पे लिखते हैं 100 डेटा पॉइंट्स। मतलब ये 100 डेटा पॉइंट्स मतलब क्या है, आपके पास 100 हाउसेस का डेटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे वेट को रैंडमली लिया है, तो ये फर्स्ट हाउस का डेटा, तो ऑल 100 हाउस का डेटा हम पास करेंगे एंड ऑल 100 हाउसेस के लिए, ऑल 100 डेटा पॉइंट्स के लिए प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे। देन क्या होगा, उनका एवरेज लेते हैं। तो फॉर ऑल 100 डेटा पॉइंट्स जो भी एवरेज लॉस आएगा, उस लॉस के लिए हम क्या करेंगे, वेट को अपडेट करेंगे। तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या हो रहा है, इट यूजेस ऑल डेटा पॉइंट्स टू कैलकुलेट लॉस। ये समझ में आ रहा है क्या, बैच में क्या हो रहा है,
यस सर। ठीक है। देन स्टोइकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, या फिर उसके और Batch दूसरा gradient. question है आपको, या बैच ग्रेडियंट डिसेंट फिर से एक बार एक्सप्लेन करोगे? या श्योर। तो कंसिडर आपके पास 10 सॉरी नॉट 10 100 डेटा पॉइंट्स है। डेटा पॉइंट मतलब जो हमने हाउस प्राइस का एग्जांपल लिया था, आपके पास 100 हाउसेस का डेटा है। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में रैंडमली कुछ वेट असाइन किए इस स्टेप में। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सब का कैलकुलेट करके एरर निकाल रहे हैं, यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बैच में क्या होता है, ऑल 100 डेटा पॉइंट का हम इस न्यूरल नेटवर्क में पास करेंगे। तो क्या होगा, पहले फर्स्ट हाउस के लिए आप प्रिडिक्ट करेंगे, देन उसका एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड को यूज करके लॉस कैलकुलेट होगा, देन सेकंड हाउस का कैलकुलेट करेंगे, थर्ड हाउस का, ऐसे सारे के सारे 100 डेटा पॉइंट के लिए हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। देन उन 100 डेटा पॉइंट का लॉस का हम एवरेज लेते हैं, एंड देन उस लॉस का यूज करके ये वेट अपडेट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, लॉस कैलकुलेट करने के लिए सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हम एक साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन स्टोइकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, या फिर उसे SGDB कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल डेटा पॉइंट यूज होगा, देन लॉस कैलकुलेट होगा, वेट अपडेट होंगे, देन दूसरा डेटा पॉइंट आता है, लॉस कैलकुलेट होता है, वेट अपडेट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट यूजेस सिंगल डेटा पॉइंट, एक सिंगल डेटा पॉइंट का यूज कर रहा है वेट कैलकुलेट करने के लिए। ये भी क्लियर है? देन हम यूज करते हैं मिनी बैच। तो मिनी बैच में क्या होता है, ये जो डेटा पॉइंट्स है 100, तो हम एक बैच की साइज डिसाइड करते हैं। ठीक है, बैच साइज। तो इट कैन बी एनीथिंग, ये हमें डिसाइड करना होता है। कंसिडर हमने बैच की साइज 10 डिसाइड की, तो क्या होगा, जब लॉस कैलकुलेट करना है तो ये सिर्फ 10 पहले फर्स्ट 10 डेटा पॉइंट को कंसिडर करेगा, लॉस कैलकुलेट करेगा, वेट अपडेट करेगा, देन 11 to 20 डेटा पॉइंट लेगा, लॉस कैलकुलेट करेगा, वेट अपडेट करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? इट यूजेस, क्या यूज कर रहा है, बैच ऑफ डेटा पॉइंट्स, बैच ऑफ डेटा पॉइंट्स टू अपडेट वेट या फिर टू कैलकुलेट लॉस। ये समझ में आया, मिनी बैच, ये तीनों। यस। तो आई थिंक किसी ने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका लॉस है वो कितने टाइम अपडेट होगा, राइट? मतलब मिनिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो अगर बैच हो रहा है तो क्या होगा, होल डेटा सेट के ऊपर एक बार, एंड हम उसमें क्या करते हैं, कितने इपॉक करने, मतलब होल डेटा सेट के ऊपर कितनी बार करना है वो भी डिसाइड करते हैं। अगर स्टोइकेस्टिक होगा तो 100 डेटा पॉइंट्स है तो 100 टाइम वेट अपडेट होगा। मिनी बैच यूज करें, अगर हमने 10 की मिनी बैच यूज की तो 100 डेटा पॉइंट के लिए कितने टाइम अपडेट होगा, 10 times. 10 टाइम्स। ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन हम कौन सा ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे हैं एंड उसमें डेटा पॉइंट्स कितने हैं। तो जस्ट कंसीडर कीजिए, अगर हम मिनी बैच का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड इफ बैच साइज इज 1 इन मिनी बैच, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखते हैं इन मिनी बैच, इफ बैच साइज इज 1, तो कैसे एक्ट करना चाहिए, इट विल Only एक्ट one लाइक, time. मतलब ये स्टोइकेस्टिक के जैसे एक्ट करेगा क्या, जैसे स्टोइकेस्टिक वर्क करता है। Yes. Yes. एंड अगर हमने बैच साइज उतनी ही ली है जितने आपके पास डेटा पॉइंट्स है, 100 डेटा पॉइंट्स है तो बैच साइज 100 ली, तो ये बैच ग्रेडियंट की तरह यूज करेगा। यस। तो जब हम Yes. टेंसर फ्लो कहीं पे भी इंप्लीमेंटेशन करते, ओनली वहां पे मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट ही होता है, क्योंकि वहां पे हम बैच साइज डिसाइड कर सकते हैं। ये बैच साइज हम देंगे कि कितने डेटा पॉइंट्स के ऊपर अपडेट करना है। 1 रखेंगे तो इट विल एक्ट एज अ स्टोइकेस्टिक, अगर जितने भी डेटा सेट का लेंथ है उतना रखेंगे तो इट विल एक्ट एज अ बैच। तो जनरली क्या होता है, ओनली वहां पे मिनी बैच ही यूज होता है। ठीक है। देन अगेन क्या होता है, कुछ ऑप्टिमाइजर्स भी होते हैं। ऑप्टिमाइजर्स मतलब क्या है, ये जो फंक्शन हमने देखा था, राइट, तो इस फंक्शन में भी कुछ मॉडिफाई हुआ है वेट अपडेट करने के लिए। सो ये जस्ट एक फंक्शन नहीं है, ऐसे मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल है। तो हमने जस्ट एक ग्रेडियंट डिसेंट देखा है, तो इस फंक्शन में कुछ चेंज हुआ है। जैसे जस्ट मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, इनके डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम एक होता है, ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम, ठीक है। देन एडाग्रेड, यस, आरएमएस प्रॉप, एडम,
एडाग्रेड, ये सारे क्या है, ये भी मेथड्स है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका एक फंक्शन है इसमें चेंजेस हुए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हुए, आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड जस्ट क्या होता है, जब हम न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे होते हैं टेंसर फ्लो में, तो वहां पे आपको ऑप्टिमाइजर यूज करना होता है। ऑप्टिमाइजर आप डिसाइड करेंगे, मतलब अगर आप एडम देते हैं तो क्या होगा, जो भी एडम का वेट अपडेशन का फंक्शन है उस फंक्शन का यूज होके वो वेट अपडेट करता है। बट जैसे ये वेट अपडेशन का फंक्शन है ना, उसी तरीके से होता है, जस्ट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, इतना ही है। एंड तो मे भी अभी आपको लग सकता है कि आपको कौन सा यूज करना है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है, डिफॉल्ट कौन सा यूज करना होता है, एडम। एडम। तो बाय डिफॉल्ट आप एडम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजर्स क्लियर है। ये बेसिकली क्या है, ये जो फंक्शन है उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, मतलब उसको फास्टर वे में ट्रेन करने के लिए, या फिर ये जो लर्निंग रेट है उसको अडाप्टिव वगैरह बनाने के लिए सारी चीजें हुई है। बट आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर ऑप्टिमाइजर्स, आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, देन वन मोर थिंग, हमने लॉस फंक्शन नहीं देखा, राइट, जो आप एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे आपके पास मल्टीपल लॉस फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो आप कौन सा लॉस फंक्शन चूज करोगे, मतलब लॉस जब कैलकुलेट होगा y प्रिडिक्टेड एंड y एक्चुअल का यूज करके, तो उसके लिए क्या होता है, वो भी आपके पास कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। अगर रिग्रेशन है तो रिग्रेशन में जनरली हम क्या करते हैं, MSE मीन स्क्वेयर्ड एरर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर MAE वगैरह भी यूज कर सकते हैं, दूसरे भी बहुत सारे हैं, बट जनरली क्या प्रेफर किया जाता है, MSE। तो आप MSE यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। देन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के दो पार्ट है हो सकते हैं, बाइनरी एंड मल्टी क्लास। अगर बाइनरी है तो हम यूज करेंगे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। अगेन ये बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट होता है, यूजिंग y एक्चुअल y प्रिडिक्टेड, आप चेक कर सकते हैं, उतना हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। देन मल्टी क्लास होगा तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी लेवल देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपका लॉस फंक्शन डिसाइड होता है। तो ये क्या करता है, जो y एक्चुअल एंड y प्रिडिक्टेड का यूज करके एरर कैलकुलेट करना है, फिर लॉस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसके साथ साथ आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये यूज हो सकती है। तो सबसे पहले एक टर्म होती है इपॉक, मतलब क्या होता है, कंसिडर, हम सिंपली ये जो 100 डेटा पॉइंट्स है, इन 100 डेटा पॉइंट का यूज करके सिर्फ एक ही बार वेट अपडेट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, उन 100 डेटा पॉइंट का यूज करके मल्टीपल टाइम्स वेट अपडेट कर सकते हैं। तो ये वेट कितने टाइम्स हम अपडेट कर रहे हैं उसे कहा जाता है नंबर ऑफ इपॉक। तो अगर नंबर ऑफ इपॉक हमने 10 दे दिया तो क्या होगा, इन 100 डेटा पॉइंट के लिए 10 टाइम्स वेट अपडेट होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि एक टाइम वेट अपडेट हो रहा है, मतलब एक फॉरवर्ड एंड एक बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो रहा है ऑन ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स। Yes. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जहां पे व्हेन नेटवर्क कंप्लीट वन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन पास फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स या फिर ऑल ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या हो गया, उसे हम बोलेंगे ईपॉक। ईपॉक क्लियर है, मतलब सर एक हमारा डेटा सेट, इधर हम 10 बार मॉडल को देख रहे हैं, करेक्ट? राइट, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर आप क्या कर रहे हैं, बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज करें। बैच ग्रेडियंट डिसेंट में क्या हो रहा है, ऑल 100 डेटा पॉइंट का यूज करके आप क्या कर रहे हैं, वेट को अपडेट कर रहे थे। तो अगर हमने 10 इपॉक रखा है तो टोटल कितने टाइम्स वेट अपडेट होंगे, 1000.
10 times weight update. और बैच 10 टाइम्स होंगे, राइट? क्योंकि 100 डेटा पॉइंट्स के लिए एक बार हो रहा है, तो 10 इपॉक लिया मतलब 10 टाइम्स होंगे। तो सेम अगर मिनी बैच के लिए लेते, कंसिडर बैच साइज 10 है, ठीक है, तो 10 इपॉक के लिए कितने टाइम्स होगा? 100. यस, राइट। तो क्या हो रहा है, 100 डेटा पॉइंट के लिए 10 टाइम्स वेट अपडेट हो रहे हैं एक इपॉक में, तो 10 इपॉक में 100 टाइम्स, ठीक है। ये 10 iterations बोल सकते हैं क्या सर? इटरेशन मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इटरेशन हम देखेंगे आगे, ठीक है। हाँ, इटरेशन एक अलग टर्म्स है, पर पहले इपॉक क्लियर है। देन हम लिखेंगे सैंपल। सैंपल मतलब क्या होता है? एक सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल, ठीक है, जो सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल है, या फिर अगर आपके डेटा सेट में एक सिंगल रो है या फिर एक सिंगल हाउस का डेटा, उसे हम क्या बोलेंगे? सैंपल, ठीक है। देन बैच साइज। बैच साइज मतलब क्या होता है? ये मिनी बैच के रिगार्डिंग है। तो क्या हो रहा है, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हम यूज कर रहे हैं फॉर वेट अपडेशन, ऐसे बोल सकते हैं क्या? Yes. राइट। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर, यस, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल यूज्ड इन वन फॉरवर्ड, एंड इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक इन वेट अपडेशन, ठीक है। ये बैच साइज क्लियर है? ओके। सो इटरेशन मतलब क्या होता है? जो आपका बैचेस है, ठीक है, आपके इपॉक में वो कितने टाइम्स वेट अपडेट हो रहे हैं। तो इटरेशन मतलब हाउ मेनी टाइम्स वेट आर अपडेटेड। तो कितने टाइम्स वेट अपडेट होंगे? हाउ मेनी टाइम्स वेट्स आर अपडेटेड। तो कंसिडर आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स है, बैच साइज 10 रखा है, तो कितने टाइम्स वेट अपडेट होने वाले हैं? 10. 10 टाइम्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इटरेशन इक्वल टू लेंथ ऑफ डेटा सेट डिवाइडेड बाय बैच साइज। यस, ये समझ में आ रहा है? 100 डेटा पॉइंट्स है, बैच साइज 10 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स वेट अपडेट होंगे। तो होल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होते टाइम कितने टाइम्स वेट अपडेट होता है? इटरेशन इनटू नंबर ऑफ इपॉक्स। समझ में आ रहा है? ये इतने पॉइंट्स क्लियर है क्या पहले? उसके बाद आगे के वाले पॉइंट देखेंगे। ये सारे क्लियर है, इसमें किसी में भी कुछ डाउट है? Sir, हाँ, इपॉक वाला मतलब क्या होता है? जब हम सारे डेटा के ऊपर आपका वेट अपडेट होना कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स वन इपॉक। जैसे हमारे पास 100 डेटा पॉइंट्स है, तो हमने 100 के 100 डेटा पॉइंट का यूज करके वेट अपडेट कर दिया वन टाइम, तो उसे हम बोलेंगे वन इपॉक, ठीक है। तो कंसिडर अगर बैच साइज 10 है, तो क्या होगा, एक इपॉक में कितने टाइम्स वेट अपडेट होंगे? 10 टाइम। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले 1 to 10, जो पहले 10 सैंपल है उसके लिए एक बार वेट अपडेट होगा, देन 11 to 20 उसके लिए एक बार, 21 to 30, तो ऐसे क्या है, 10 टाइम्स वेट अपडेट हो रहे हैं। तो कंप्लीट डेटा के ऊपर जब एक बार वेट अपडेट होते हैं तो उसे कहा जाता है वन इपॉक। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? So we Then, can say that the batch size 10 is epoch तो 10 number of 10 epoch रहेगा ना, बैच साइज 10 रहेगा तो। sorry, So we can say that the batch size is equal to the number of epoch. नो। क्या होता है, बैच साइज होती है कितने ट्रेनिंग एग्जांपल यूज करने हैं, ठीक है। तो कंसिडर यहां पे हम चेंज करते हैं, अभी बैच साइज अगर 5 करेंगे तो वन इपॉक में कितने इटरेशंस होंगे? 20. 20 इटरेशंस होंगे। तो बैच साइज इक्वल टू ये नहीं है, इपॉक नहीं है। इपॉक मतलब
कंप्लीट डेटा पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, सारे के सारे, ऑल ट्रेनिंग डेटा। बट बैच साइज में क्या होता है, हम एक कुछ फ्यू सेलेक्टेड ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, जो भी एक नंबर ऑफ सैंपल्स ले रहे हैं, राइट। हम 5 लेंगे या फिर 10 लेंगे, उन 10 का या फिर 5 का यूज करके ही वेट अपडेट हो रहे हैं। दैट इज बैच साइज, कि कितने ट्रेनिंग सैंपल्स यूज करने हैं। देन ऐसे हम पहले बार 5 का किया, एक बार वेट अपडेट किया, देन दूसरे 5 का करके दूसरी बार किया, तो ऐसे करके करके जब सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे तो उस टाइम पे एक इपॉक होगा। सर इपोक में भी तो 100 डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, मतलब इपॉक में भी हाँ तो सर सर जब इसका मतलब हमेशा सारे डाटा सेट, अगर कितना भी डेटा सेट होगा तो इपॉक तो 1 ही रहेगा ना। यस एग्जैक्टली। तो इपॉक की साइज हम सेट करते हैं। अगर हमने इपॉक की साइज 10 किया तो क्या होगा, कंप्लीट डेटा के ऊपर पूरा डेटा वेट अपडेट, 10 टाइम्स होगा क्या वो इटरेट? राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वेट कितनी टाइम्स अपडेट होते हैं, नंबर ऑफ इटरेशन इनटू इपॉक। अगर 10 इपॉक्स हमने दिया तो क्या होगा, कंसिडर यहाँ पे 20 इटरेशंस हो रहे थे, मतलब क्या हो रहा है 20 टाइम्स वेट अपडेट हो रहा है। एंड हमने इसको 10 दिया तो क्या होगा 20 इंटू 10, 200 टाइम्स वेट अपडेट होंगे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, आप ऐसा बताओ, अभी सपोज अपना डेटा सेट 100 रिकॉर्ड्स का है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। यस बोलिए। अभी कंसिडर करो अपना डेटा सेट 100 डेटा पॉइंट्स का है, ठीक है। ठीक है। और अब अपन ने अभी इपॉक सेट किया 10, ठीक है, और बैच साइज भी सेट किया 10, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कैसे लिख होगा? लेते हैं, ठीक है, वेट लिख लेते हैं सब कुछ। टोटल डेटा 100, ठीक है। हाँ। देन एक बैच बैच साइज ले लो कुछ भी, और बैच साइज इक्वल टू 5 लेते हैं। हाँ, देन और इपॉक का भी एक साइज ले लो कुछ भी। ठीक है, इपॉक लेते हैं हम 10, ठीक है। हाँ। तो सो हमने ये किया, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इपॉक हमने डिसाइड किया, बैच साइज हमने डिसाइड किया है, तो टोटल इटरेशन कितने होंगे, मतलब वेट कितनी बार अपडेट होने वाले हैं एक सिंगल इपॉक में। यहाँ पे इन 1 इपॉक ऐसे होता है, 1 इपॉक, ठीक है। यहाँ पे 1 इपॉक रखेंगे, तो मतलब जो आपका कंप्लीट डेटा पॉइंट है 100 डेटा पॉइंट के ऊपर वेट कितने टाइम्स अपडेट होंगे, इटरेशन कितने होंगे। सिंगल इपॉक के लिए अपन बोल सकते हैं क्या 20 इटरेशंस होंगे? यस राइट। तो क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय बैच साइज दैट इज 5, तो मतलब 20 इटरेशन होंगे। मतलब क्या हो रहा है, एक कंप्लीट डेटा सैंपल के ऊपर, कंप्लीट डेटा पॉइंट के ऊपर 1 टाइम जब हम 1 इपॉक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 20 टाइम्स वेट अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। देन क्या होगा, वही हमने इपॉक 10 रखा है, तो क्या होगा ये 20 इटरेशन 10 टाइम्स होंगे, तो टोटल वेट अपडेट कितने टाइम्स होंगे 200 टाइम्स, 20 इंटू 10। अभी समझ में आ रहा है? यस गॉट इट। ठीक है। सर ये ओवर फिटिंग भी हो सकता है ना यहाँ पे? हाँ यस यस, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग है, देन वैनिशिंग ग्रेडियंट। नहीं ये बहुत ज्यादा होता है तो यस यस यस, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम है, Okay. अंडर फिटिंग का है, ये सारे प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हमें समझने होंगे, वो आएगा आगे, ठीक है। सर ओवरफिटिंग के लिए क्या अर्ली स्टॉपिंग करना पड़ता है क्या? सॉरी, ओवरफिटिंग जब होगा तो अर्ली स्टॉपिंग करना पड़ता है क्या? अर्ली स्टॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी मेथड्स है, रेगुलराइजेशन की मेथड है, जैसे ड्रॉप आउट है, अर्ली स्टॉपिंग है, देखेंगे हम वो, क्योंकि वो भी हमें यूज करना होता है आगे जाके, ठीक है। इटरेशन ले लिया, देन लर्निंग रेट हमने देखा था। लर्निंग रेट मीन्स क्या होता है, एक हाइपर पैरामीटर, ऐसे बोला था हमने, इट इज अ हाइपर पैरामीटर। वो क्या करता है, इससे क्या डिसाइड हो रहा है, सर अपडेट करता है बायस, जो एरर है उन ओल्ड से न्यू में अपडेट करता है। मतलब दैट कंट्रोल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट, ऐसे बोल सकते हैं क्या, वेट अपडेट, वेट अपडेट, या फिर जो भी बायस अपडेट है उसका भी वेट एक है,
चेंज करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और टर्म्स हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे हाइपर पैरामीटर का है लर्निंग रेट को, एंड दूसरे होते हैं पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स वर्सेस हाइपर पैरामीटर क्या होता है? यस, पहले हम लिखते हैं पैरामीटर्स मतलब क्या होते हैं। क्या होते हैं पैरामीटर्स? ऐसी कोई भी वैल्यू जो मॉडल जब ट्रेन हो रहा है उस टाइम पे लर्न हो रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वैल्यू लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो कौन सी वैल्यू है जो ट्रेनिंग के टाइम पे अपडेट हो रही है एंड हम लर्न कर रहे हैं? Weight and bias. Weight, bias, And biases. वेट्स एंड बायसेस। ठीक है, एंड हाइपर पैरामीटर मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग से पहले उन वैल्यूज को हम सेट करेंगे। सो वैल्यूज सेट बिफोर ट्रेनिंग, जैसे लर्निंग रेट हो गया, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, देन इपॉक, बैच साइज, राइट, बैच साइज, इपॉक, ये सारी चीजें क्या है? हाइपर पैरामीटर में आते हैं, हमें पहले ही डिसाइड करने पड़ेंगे। तो आगे जाके हम एलएलएम में देखेंगे एलएलएम का क्या होता है। पैरामीटर साइज इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने सुना होगा 7 बिलियन पैरामीटर है, 10 बिलियन पैरामीटर है। तो पैरामीटर मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर मॉडल में कितने वेट्स एंड बायसेस की वैल्यू है, इतना ही, कितना काउंट है उसका। ठीक है, 7 बिलियन मतलब उसमें 7 बिलियन वेट एंड बायसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इस न्यूरॉन के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें कितने वेट एंड बायसेस हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितने वेट्स एंड बायसेस है इसमें? पहले ये जो फर्स्ट लेयर तक है L1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले वेट लेते हैं। कितने वेट्स हैं? 6, 5, वेट्स क्या होता है? यहां से 1 2 3 4 5 6। तो क्या होता है? प्रीवियस लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन अ प्रीवियस लेयर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ, या फिर हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स। कैसे होते हैं? हर लेयर वाइज अगर करना है तो वेट की वैल्यू हम निकालेंगे। पहले वेट कितने होते हैं? नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन प्रीवियस लेयर इनटू नंबर ऑफ न्यूरॉन इन करंट लेयर। ठीक है, करंट लेयर में कितना है मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस लेयर में कितना है। एंड बायसेस की वैल्यू कितनी होती है? जितने करंट लेयर में न्यूरॉन है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन करंट लेयर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम हर लेयर के कैलकुलेट करेंगे। तो L1 में कितने होंगे? 18, वेट पहले सिर्फ वेट लिखते हैं कि कितने होंगे L1 में वेट? 6, राइट। प्रीवियस लेयर में 3 है, इसमें 2 है, 3 इंटू 2 6। एंड बायसेस कितने होंगे? 2। तो L1 में टोटल पैरामीटर्स कितने हैं? 8 पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, तो इस दूसरे लेयर में L2 में कितने हैं? वेट कितने हैं? 4, 2 इंटू 2 4। एंड बायसेस 2। मतलब टोटल कितने हो गए? 6। एंड इस आउटपुट लेयर में वेट 2 + 1 वेट 2 एंड बायसेस 1, दैट मींस 6। तो टोटल पैरामीटर्स कितने हो गए? इन सब का समेशन लेंगे, 8 + 6 + 3 17 समथिंग जो भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्या होता है, कितनी वेट एंड बायसेस की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली उसमें कितने पैरामीटर है डिसाइड होता है। एंड हम आगे जाके एलएलएम में देखते हैं कि उसमें एलएलएम में कितने पैरामीटर है, तो मतलब क्या है उसमें कितनी वेट एंड बायसेस की वैल्यू है वो डिसाइड होता है। ठीक है, एक और चीज है कॉस्ट फंक्शन एंड लॉस फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन वर्सेस लॉस फंक्शन क्या होता है, ये किसी को आइडिया है? तो दोनों एक ही टर्म की जगह पे यूज कर रहे थे जहां पे आपके लॉस कैलकुलेट करना है, राइट।
तो कॉस्ट फंक्शन मतलब क्या होता है? तो ये जब आपका एवरेज निकालते हैं आप, एवरेज एरर ऑन होल डेटा, कंप्लीट डेटा के ऊपर जो एरर आ रही है उसका एवरेज निकाल रहे हैं तो उसे बोला जाएगा कॉस्ट फंक्शन। एंड लॉस फंक्शन मतलब क्या है? सिंगल डेटा पॉइंट के ऊपर जो एरर निकाल रहे हैं। सिंपल, क्लियर है ये? Yes. सर कॉस्ट फंक्शन कौन से है? यही सेम कॉस्ट फंक्शन है। जब हम क्या करते हैं, अगर एक सिंगल डेटा पॉइंट के ऊपर हम EMAC कर रहे हैं उसका एवरेज लेंगे, इट विल बी कॉस्ट फंक्शन, राइट? तो यही कॉस्ट फंक्शन है। मतलब सिंगल डेटा पॉइंट के ऊपर इनका यूज करते हैं तो उसे लॉस बोलेंगे, अगर होल डेटा का एवरेज ले रहे हैं दैट इज कॉस्ट Sir, फंक्शन। it's a single actual and minus prediction line that will be cost. And overall, sir, actual and prediction that will be loss. Sorry, सिंगल के ऊपर लॉस, single will be loss and overall will be cost. Right. राइट। ओके, सो क्लियर है ये ऑल दिस थिंग्स? ठीक है, तो अभी हम जस्ट ब्रीफली क्या करते हैं, ये जो भी करना है न्यूरल नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं उससे पहले कुछ टर्म्स हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जो भी आपका डेटा हम पास करते हैं, ठीक है, तो पहले आपको स्केल करना पड़ता है इनपुट। तो जब भी हम डेटा एज ए इनपुट पास कर रहे हैं, जैसे हमने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे क्या है, एरिया है, नंबर ऑफ रूम्स, लोकेशन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इन जनरली एक एग्जांपल लेते हैं, तो एरिया क्या वैल्यू क्या होगी? मे बी 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है। नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे? इसमें हो सकते हैं 5 जो भी कुछ है। एंड लोकेशन के लिए हमने क्या किया है, कंसिडर लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड की कुछ वैल्यू है, वो क्या हो सकती है? 1.00 ऐसी कुछ होगी, राइट? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो रहा है, 1000 इंटू W1, 5 इंटू W2 एंड 1 पॉइंट जो भी है इंटू W3, ऐसी वैल्यू जा रही है। तो इससे ऐसे बोल सकते हैं क्या, बिकॉज ऑफ ये x1 की वैल्यू लार्जर है, मे बी कॉस्ट फंक्शन में ऐसे हो सकता है कि W1 का इम्पैक्ट ज्यादा पड़े बिकॉज ऑफ इसकी वैल्यू लार्जर है। तो सर इसलिए हम लोग मीन मैक्स स्केलिंग यूज करना पड़ेगा क्या इसमें भी? Normalization. यस एग्जैक्टली, 1 में लेके आना पड़ेगा, राइट? यस। तो मॉडल Scaling क्या है। करेगा, ये जो W है मतलब ये लार्जर वैल्यू की जो ये है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को स्केल करेंगे। स्केल मतलब एक All सेम the रेंज parameter in the same. में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये स्केलिंग के लिए मल्टीपल मेथड्स है, स्केलिंग, स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर, बट आपको इतना समझना है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्योंकि आगे जाके यही प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है ट्रांसफॉर्मर में भी, इसीलिए इसको यहाँ पे भी देखेंगे, स्केल द इनपुट। तो स्केल करने की क्या जरूरत है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो आप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे तो उसको इंप्रूव कर रहे हैं अभी हम, इंप्रूविंग न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो इनपुट को स्केल क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो एरिया है वो हो सकता है उसकी वैल्यू 1000, मे बी जो आपका नंबर ऑफ बेडरूम्स है, नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे हम लेंगे 5, एंड देन क्या हो सकता है, जो भी लॉन्जिट्यूड है उसकी वैल्यू क्या होगी, Float. जो भी कुछ है 1 पॉइंट ऐसे कुछ वैल्यू हो सकती है, राइट। तो ये क्या है, रेंज इनका डिफरेंट है, एंड इसकी वजह से क्या होगा, जब हम आपका ये Z कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा, W1 इंटू 1000 प्लस W2 इंटू 5, ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो आपके मॉडल को ऐसे लग सकता है कि W1 ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, जो आपकी लार्जर वैल्यू है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्केल करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मॉडल विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू लार्जर वैल्यूज, टू लार्ज इनपुट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, टू अवॉइड दिस, सबको एक सेम रेंज में आएंगे, वी मेक ऑल इनपुट इन सेम स्केल। सेम स्केल मतलब सेम रेंज में लेके आते हैं,
मतलब क्या होगा 0 to 1 के रेंज में या फिर -1 माइनस और इसकी रेंज में, जो भी उसकी डिफरेंट मेथड है। बट स्केलिंग क्यों करनी पड़ रही है, सिंपल, इतना क्लियर है? यस, Yes. ऑल राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ओके टाइम नहीं है बट स्टिल हमें अभी क्या करना है, टेंसर फ्लो का यूज करके ये जो भी एक न्यूरल नेटवर्क है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट मैं आपको स्टार्टिंग करके देता हूँ, टुमारो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ANN इम्प्लीमेंटेशन टेंसर फ्लो का यूज करके करेंगे, टेंसर फ्लो इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो आपके पास अगर आप इसे कोलैब में यूज करें तो कोलैब में क्या होता है, आपको सैंपल डेटा प्रोवाइड होता है, कुछ सैंपल डेटा। तो यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या है, आपके पास मल्टीपल चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। क्या क्या? फर्स्ट थिंग, आपका जो ड्राइव में डेटा रखा है आपने, आप क्या कर सकते हैं, इस ड्राइव के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इस अकाउंट के साथ, जैसे मेरा यहाँ पे ये अकाउंट है, ठीक है, दिस वन, मतलब मैं ये अकाउंट यूज कर रहा हूँ, तो इस अकाउंट के साथ जो भी मेरी ड्राइव है, गूगल ड्राइव, उसमें जितनी भी फाइल्स है उन फाइल को एक्सेस करना है तो इस ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है, या फिर ये जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे लोकल की कोई भी फाइल मैं अपलोड कर सकता हूँ। बट इसमें क्या होता है, ऑलरेडी सैंपल डेटा अवेलेबल होता है, जिसमें क्या है, कैलिफोर्निया का हाउसिंग प्राइस का डेटा अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी डेटा के ऊपर ट्रेन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको CSV मिली है, तो CSV से डेटा कैसे रीड करते हैं, वी हैव टू यूज कौन सी लाइब्रेरी, import pandas pd एंड देन कौन सा फंक्शन है pandas का, df_pd.read यस, df इक्वल टू pd.read csv एंड CSV का पाथ देंगे तो वो रीड करेगा। एंड हेड मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज दिखाएगी। डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एक एरिया है। ठीक है, ये डेटा कैसे है, एक एरिया है, तो उस एरिया का लोकेशन क्या है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, उस एरिया में जो हाउस है उनकी मीडियन एज कितनी है, तो उस एरिया में टोटल रूम्स कितने हैं, टोटल बेडरूम कितने हैं, उस एरिया के पॉपुलेशन, उसमें कितने हाउसेस रहते हैं, मीडियन इनकम क्या है, एंड उस एरिया की मीडियन हाउस वैल्यू क्या है। तो आपको प्रिडिक्ट क्या करना है, ये जो मीडियन हाउस वैल्यू है, यूजिंग ऑल दिस फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुम्हारो एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं टेंसरफ्लो में, ये देखेंगे हम। ठीक है सर, इसमें भी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे ना? यस, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे सो दैट हम उसको चेक कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे तो क्या होता है, जो ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग का क्या इशू है उसका ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है, आपको उसकी मेथड भी समझनी पड़ेगी, अंडरफिटिंग को कैसे हैंडल करेंगे, ओवरफिटिंग को कैसे करेंगे, राइट। देन जो भी आपका वेनिशिंग एंड एक्सक्लूडिंग ग्रेडियंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि यही सारे प्रॉब्लम जब आप ट्रांसफॉर्मर मॉडल ट्रेन करते हैं या फिर कोई भी LLM ट्रेन हो रहा है उसमें भी आ सकते हैं, राइट। तो यही सेम कंसेप्ट वहां पे यूज होने वाले, इसलिए इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टुमारो मैं जो डीप लर्निंग की असाइनमेंट एक्चुअली कल ही करना चाहता था, बट मुझे याद नहीं रहा, अभी मैं अपलोड कर देता हूं। तो आपको क्या करना है, सो टुमारो आपको क्या मिल जाएगा, जो शेड्यूल है इंटरव्यू का, ठीक है, वो मिलने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो उसमें सिलेबस क्या क्या रहेगा, NLP का जितना आपने कवर किया है प्लस डीप लर्निंग का जितना हमने कवर किया है। ठीक है, सर इंटरव्यू संडे और सैटरडे होगा, राइट? सैटरडे संडे जो भी आपने आपका प्रेफरेंस सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। ओके सर। तर ML पाइथन नहीं ना, ML पाइथन नहीं रहेगा। मे बी अगर ठीक है अभी नहीं रखते, मे बी नेक्स्ट इंटरव्यू से हम क्या करेंगे, फ्यू कंसेप्ट्स उसको वन बाय वन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। मे बी पाइथन का एक शॉर्ट कोड आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I have a doubt in assignment actually. हाँ, So वहाँ पे सर ग्लो एंड फास्ट टेक्स्ट ये दो एक्चुअली क्वेश्चंस थे. I tried to like do Google and try to like understand, but it's not that clear. So ओके, सो जस्ट मैं असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ विच ठीक है, यहाँ पे विच क्वेश्चन, it's related to glow and fast text. Like you can see I do this 40.
नंबर क्वेश्चन नंबर 14 40. ओके 14। हाँ, वर्ड टू वेक एंड फास्ट टेक्स्ट कैसे यूज करना है उसके लिए कोड। ओके, तो हमने क्या किया था, जेनसिम लाइब्रेरी का यूज करके वर्ड टू वेक का मॉडल यूज किया था, राइट। उसी में क्या होता है, जस्ट मैं आपको शो करता हूँ कहाँ पे, तो आई थिंक इस डे पे होगा वो। सेम वहां पे क्या होता है, वो जो फास्ट टेक्स्ट के मॉडल है वो भी अवेलेबल है। जैसे हमने वर्ड टू वेक का मॉडल यूज किया जो प्री ट्रेंड मॉडल है गूगल का, तो सेम वे में वहां पे फास्ट टेक्स्ट के भी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो गूगल का वर्ड टू वेक का यूज करने के लिए हमने क्या किया था, DW लोड वर्ड टू वेक मॉडल का नेम पास किया है। तो अगर आपको फास्ट टेक्स्ट का करना है तो सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे विद दिस नेम, तो क्या हो जाएगा, फास्ट टेक्स्ट का मॉडल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका वर्किंग भी सिमिलर है क्या? थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट नॉट नीडेड, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इंटरव्यू में कोई आपको पूछेगा या फिर कहीं पे यूज नहीं, जस्ट एग्जिस्ट करते हैं इतना आपको पता है, दैट इज सफिशिएंट। थोड़ा सा डिफरेंट है वर्किंग। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, कैरेक्टर लेवल पे आगे वगैरह हम स्प्लिट करते हैं, बट वर्किंग इफ यू वांट टू लर्न लर्न कर सकते हैं, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, in general, how we like productionize our data from local system to the any cloud or anywhere? So जनरली तो आपको डेटा कंपनी में लोकल में नहीं होता है, ये तो डेटाबेस में होगा, क्लाइंट के डेटाबेस में, तो हमें क्लाइंट के डेटाबेस का एक्सेस मिलता है। तो प्रोजेक्ट के टाइम पे हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेप क्या होते हैं, फ्रॉम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, राइट। पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग होगा, मीटिंग वगैरह होती है आपकी, तो उसमें कैसे आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। देन डेटा मिलने के बहुत सारे मेथड्स है, डेटाबेस से लेना है, ऑल दिस थिंग्स। तो हम जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डेटाबेस से डेटा मिलता है, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन, अगर कुछ क्वेश्चन